ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स का दूसरा नाम, एक और नाम है, कहीं पर अगर लिखा हुआ दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। रोटेशनल डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब पहले तो एक छोटी सी बात समझते हैं, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब समझो। देखो, दो तरह की चीजें आपने देखा होगा, एक तो कहते हैं पार्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। पार्टिकल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसके साइज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मास है बट उसका साइज नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम किसी के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब उसके मास को हम कंसीडर नहीं करें तो कोई, सॉरी, उसके साइज को हम कंसीडर नहीं करें तो देर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट। तो ऐसी बॉडी को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है सर, सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल, है ना। तो इससे पहले, इस वाले चैप्टर से पहले जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे थे, जैसे ब्लॉक, लॉज ऑफ मोशन में आप ब्लॉक यूज कर रहे थे, तो ब्लॉक कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। ठीक। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे जिसके साइज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इट्स नॉट नेग्लिजिबल। तो अगर आप इसके साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो सर इसकी कुछ तो साइज होगी। ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी का क्या एग्जाम्पल है सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉड, रिंग, डिस्क, है ना, स्फेयर, सिलेंडर, ये सब रिजिड बॉडी है बेटा। मतलब आप इसके साइज को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी। और इस वाले पार्ट में हम रिजिड बॉडी पे डिस्कशन कर रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी है। ठीक है। यस सर। अब देखो, पहली बात तो व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन को अगर हम समझे तो सर रोटेशन का मतलब क्या है। तो बेसिकली इस बात को समझो कि सर रोटेशन का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही हो, सच दैट कि उस बॉडी के अंदर जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ द बॉडी। मतलब अगर कोई भी बॉडी इस वे में मूव कर रही है कि उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर, फिर से एक बार समझेंगे। मान लीजिए कोई भी जनरल बॉडी है, मैं कुछ भी बना देता हूँ, आपका जैसा मन करे बना लीजिए, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। मान लो ये कोई भी जनरल बॉडी, कोई भी जनरल बॉडी है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि सर ये जनरल बॉडी को मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, इसका मैंने मोशन ऐसे ले लिया है सच दैट कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं सर। कोई भी आप बॉडी कंसिडर कर लो तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लो, यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लो, देर विल बी डिफरेंट पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं। द मोशन ऑफ ऑल दिस पार्टिकल इज ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, मतलब सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, या सारे पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है। और सारे पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है, दैट लाइज ऑन अ फिक्स्ड लाइन। एक ही पर्टिकुलर लाइन पे सारे का सेंटर लाई कर रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सारे का रेडियस सेम है, नहीं, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और हर पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो एक फिक्स्ड लाइन पे लाई कर रहा है, और इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके अबाउट पूरी बॉडी घूमती है, और जितने भी पार्टिकल होते हैं उस बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल्स उसी लाइन पे, उसी लाइन के अबाउट वो भी सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे सोचो कि इन सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, इज बेसिकली द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। समझ में आ गई बात गौरी का, कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं विद द बॉडी, और कैसे घूम रहे हैं, ऑन द सर्कुलर पाथ। और सारे के सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, ऑल दो सेंटर्स लाइज ऑन द सेम एक्सिस और सेम लाइन, एंड दैट लाइन और दैट एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द बॉडी। और ये जो सारे पार्टिकल्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ पे, वो उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमते हैं जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये बॉडी घूमती है। क्लियर हो गई बात। हाँ सर। ठीक है,
तो ये बेसिकली मतलब है रोटेशनल मोशन का। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस है। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है, बॉडी घूम रही है। एक बहुत लेमन टाइप अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रोटेशनल मोशन का मतलब है कि ऐसा मोशन जिसमें बॉडी घूमती है, रिजिड बॉडी घूम रही होती है किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। और सर्कुलर मोशन में मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। तो ये दोनों मोशन एक जैसे नहीं है, ये दोनों मोशन में डिफरेंस है। इसमें पूरी बॉडी एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो उसमें पार्टिकल चल रहा होता है ऑन द सर्कुलर पाथ, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। बट अगर किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी घूम रही है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ को अगर आप देखो तो अर्थ का मोशन दोनों तरह का है, रोटेशनल भी है और सर्कुलर भी है। अर्थ अपने एक्सिस के पे घूमता है तो दैट इज रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, और अर्थ ऑर्बिट में चलता है थोड़ी देर के लिए, अगर हम उसको सर्कुलर ऑर्बिट मान लें तो दैट इज सर्कुलर मोशन। फैन का मोशन रोटेशनल मोशन है सर। ठीक है, फैन का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। आपके डोर्स जो होते हैं घर के अंदर के डोर, जो घूमने वाले डोर, स्लाइडिंग डोर्स नहीं, जो घूमने वाले डोर हैं उसका मोशन रोटेशनल मोशन है। तो ये बहुत सारे रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं दुनिया के अंदर, और जितने भी रोटेशनल मोशन होंगे सब किसी न किसी एक्सिस के अबाउट हो रहे होंगे, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा होगा दैट इज नोन एज सिंपली एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं सर। अब बेटा एक बात तो समझो, अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो कुछ तो कॉज होगा जिसके लिए वो बॉडी रोटेट कर रही है। मतलब कुछ तो आपने फोर्स लगाया होगा, कुछ तो किया होगा, वरना बॉडी क्यों रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल वेन यू ओपन योर डोर, आप जब डोर खोलते हो तो आप फोर्स लगाते हो ना उस पर, तभी वो डोर खुलता है। अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओ, जाके सिर्फ हाथ को चिपकाए रखो, उस पर पुश नहीं करो, तो वो तो डोर नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि इस पे भी कुछ तो फोर्स का इफेक्ट है सर, बट वो फोर्स इसको मूव स्ट्रेट लाइन पे नहीं चला रहा बल्कि इसको रोटेट करा रहा है। क्लियर है? तो मेरी बात समझिए आप ध्यान से। सर सबसे पहली चीज जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली टॉर्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। टॉर्क, टॉर्क इज बेसिकली द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी बॉडी पे फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को रोटेट करा दे अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टॉर्क। कुछ हजम हुआ गौरिका? हाँ। देखो, फोर्स बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे भी चला सकता है और बॉडी को घुमा भी सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चलाता है तो सिंपली हम उसको फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, फोर्स कहते हैं। और अगर वही घुमा दे तो उस केस में हम मोमेंट ऑफ फोर्स या हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टॉर्क दोनों एक ही चीज है। दोनों का बेसिक मतलब है सर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विच रोटेट्स अ बॉडी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टॉर्क। अब ये टॉर्क की वैल्यू क्या होगी सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विच मेक्स द बॉडी रोटेट। अब ये टॉर्क मेजर कैसे होगा और कब बॉडी रोटेट होगी और कब बॉडी ट्रांसलेट होगी, तो इन सारी बातों को हम समझते हैं। तो फिलहाल जो हम टॉर्क लिखेंगे बेटा, वो टॉर्क वी विल बी राइटिंग ऑन अ पार्टिकल, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल। रिजिड बॉडी का हम बाद में लिखेंगे, अभी तो हम टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, हम टॉर्क का एक फॉर्मूला सीख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, तो टॉर्क ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझने के लिए, अच्छा आपको ये बात बताइए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है? यस, तो मतलब ए इंटू बी वो वाला ना। ए क्रॉस बी वाला, ए बी साइन थीटा आता है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर आता है तो वेरी गुड। अब देखिए, मान लीजिए आप कि यहां पर कोई पार्टिकल है एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज दिस। ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, लेट दिस बी आर वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता हो। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ओरिजिन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो ये बेसिकली आपके पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है इस पे मैंने फोर्स लगा दिया। देखिए ये पार्टिकल ऐसे, इस पे हमने बच्चे फोर्स ऐसे लगा दिया ऐसे। अगर आप मेरा बेटा ध्यान से देखो तो दिस फोर्स एंड दिस पोजीशन वेक्टर आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, ये सेम लाइन पे तो नहीं है।
अगर ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर सेम लाइन पे होते सर, इफ दिस टू वुड हैव बीन ऑन द सेम लाइन, तो ये पार्टिकल ट्रांसलेट करता। हमेशा इस बात को याद रखो, अगर पार्टिकल का किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने पोजीशन वेक्टर माना है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, सच दैट ये फोर्स लाइज ऑन द सेम लाइन ऑन विच आर इज लाइन, तो इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल हमेशा ट्रांसलेट करता है। मतलब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर अगर सेम लाइन के अलोंग हैं तो पार्टिकल विल ट्रांसलेट, मतलब पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये दोनों सेम लाइन पे नहीं है, मतलब इफ देयर इज एन एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर, देन द पार्टिकल डजंट ट्रांसलेट, रादर इट रोटेट्स। ठीक है, वो उस केस में क्या करता है, रोटेट करता है। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात याद रखने का तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वही फोर्स आपके पार्टिकल को चला भी सकता है, वही फोर्स आपके पार्टिकल को घुमा भी सकता है। तो अगर आपका फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है तो पार्टिकल आपका चलेगा। अगर दोनों सेम लाइन पे नहीं है, इफ देयर इज सम एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर, तो फिर उस केस में पार्टिकल विल रोटेट, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। समझ में आ गई बात? अब इस फोर्स का जो इफेक्ट है, जो पार्टिकल को घुमा सकता है, जिसको हम टॉर्क कह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। समझ गए? क्रॉस Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब ये तो वेक्टर फॉर्म है क्रॉस डॉट मतलब टॉर्क को लिखने का। इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें मेरा बेटा, तो इसको हम लिखेंगे आर एफ मल्टीप्लाइड बाय sin theta. So this is the formula for the torque. Torque can also be written as Rf multiplied by sin theta. This is the magnitude of torque. Where theta, obviously you know that theta is the angle between the position vector and the force vector. ये जो दोनों के बीच का एंगल है, इसको आप बेसिकली क्या कह रहे हो, थीटा कह रहे हो, है ना? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है बच्चे। क्या तरीका है आप सुनो बेटा। ये तरीका ये कहता है कि आप का ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये फोर्स की जो लाइन आपने दिखाई है, उसको एक्सटेंड करो थोड़ा। मान लो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, और ये जो आपने जिस पॉइंट के अबाउट ये पोजीशन वेक्टर लिया था, मतलब इसको आप दूसरे टर्म्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लो, ठीक है? इस एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फोर्स पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या ड्रॉप कर दो बेटा? एक परपेंडिकुलर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो इस केस में परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी आर परपेंडिकुलर, उसको हम आर साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चे। दिस कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर का नाम दे सकता हूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं। वेयर आर परपेंडिकुलर हैज इट्स मीनिंग। आर परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या है? तो आर परपेंडिकुलर की मीनिंग है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप या तो आर साइन थीटा के फॉर्म में लिखें, या आप एफ इंटू आर परपेंडिकुलर कर लें, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है? Yes, sir. टॉर्क की डेफिनेशन अब देखो, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so undoubtedly without any doubt torque will have direction because cross product is a vector quantity, so torque is also a vector quantity, so every vector has its direction. And how we will determine the direction of the torque? तो टॉर्क की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए यू विल बी यूजिंग प्लेन राइट हैंड थंब रूल। हैव यू हर्ड अबाउट इट? राइट हैंड थंब रूल, डू यू नो दैट? Because you will need that, right? In every question you will have to find out the direction. Yes, sir. नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, so Sir, don't be। एक बार आप हाँ फिर से बोलो, सकते हैं? मैं सिखा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। For this I will switch on my video ताकि मैं आपको सिखा सकूं। देखिए एक बात समझिए, ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, और आपने फोर्स ऐसे लगाया है ना, इसके इस पोजीशन वेक्टर पे आपने फोर्स लगाया, नॉट गिविंग एनीथिंग टू पोर्शन। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा,
और इसका आपने फोर्स ऐसे लगाया है, ये फोर्स है, ये ब्लैक वाला, और व्हाइट वाला पोजीशन वेक्टर। तो करना क्या है, यू हैव टू प्लेस योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आपके जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उसको आर की डायरेक्शन में रखो, और जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन में आप इसको कर्ल करो। मतलब ये राइट हैंड के फिंगर्स हैं, उसको आर की डायरेक्शन में रखो और इसको कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ठीक है। तो जब ऐसे कर्ल करोगे तो ये थंब की डायरेक्शन होगी ना, ये वाली थंब की डायरेक्शन, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ये जो थंब की डायरेक्शन, वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? आप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करो और फोर्स की डायरेक्शन में आप इसको कर्ल करो, तो जो थंब है ना, थंब, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डिड यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ इट? यस सर, समझ आ आर गया। क्रॉस एस, आर क्रॉस एस, है ना। तो ये थंब की अच्छा एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहूँ बच्चे, ये इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे, तो ये आर, आर और ये एस। टॉर्क किधर आया? टॉर्क विल बी टुवर्ड्स यू, राइट? देखो करके, मैंने ऐसे पेन पकड़ा हुआ है, देखो, ये आर, ठीक है, क्रॉस एस। तो टॉर्क की डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस थंब। अगर आप थंब को देखो तो थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, देखो। यस, यस सर, मेरी तरफ पॉइंट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, बट एक चीज देखो, ये आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, बट बॉडी का रोटेशन देखो, जिधर टॉर्क पॉइंट हो रहा है बॉडी उधर मूव नहीं कर रही है। देखो, ये बॉडी है, टॉर्क मेरी तरफ पॉइंट हो रहा है, मतलब आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, बट अगर आप इसको देखें तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन आपकी तरफ है, बट बॉडी रोटेट आपकी तरफ नहीं कर रही, बॉडी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट कर रही है। मतलब ऐसा प्लेन, देखो ये टॉर्क अगर जेड एक्सिस से अलॉन्ग है, तो ये जो बॉडी का रोटेशन है वो एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब जिधर टॉर्क लगता है बॉडी उधर रोटेट नहीं करती सर, समझ रहे हैं आप? जिधर टॉर्क लगता है बॉडी उधर रोटेट नहीं करती, टॉर्क की डायरेक्शन कुछ और होती है और बॉडी के रोटेशन की डायरेक्शन कुछ और होती है। क्लियर? यस। बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। क्लॉकवाइज कब करता है और एंटी क्लॉकवाइज कब करता है, ध्यान से देखो। आप अपने लिए फिर से ये पेन पकड़ो अपने सामने, इस पे ऐसे फोर्स लगाओ, देखो आपका टॉर्क आपकी तरफ है, बट बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। मतलब क्या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है या नहीं? देखो, टॉर्क इनवर्ड है तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है या नहीं? सर एंटी, एंटी एंटी। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब इसी पेन को ऐसे पकड़ लो और फोर्स इधर लगाओ, इधर राइट की तरफ, है ना, मतलब ऐसे, इधर ऐसे, फोर्स को राइट की तरफ लगाओ, इसे पकड़ के इधर खींच रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे रखेंगे फिंगर्स को, फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो आपका जो थंब होगा दैट विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। करके देखो, थोड़ा सा हाथ को घुमाना पड़ेगा आपको, हाँ है ना, सर, ये जैसे, सी ठीक साइड है, हो रहा इट है। विल बी पॉइंटिंग, है ना, इन द ऑपोजिट वे। अगर आप देखें तो इस केस में टॉर्क आउटवर्ड है, तो आपका जो बॉडी है दैट विल बी रोटेटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क आउटवर्ड है और बॉडी कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात? हाँ सर। इसका मतलब सर, जब टॉर्क इनवर्ड होता है, जब टॉर्क इनवर्ड होता है तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, और जब टॉर्क आउटवर्ड होता है तो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो खैर, मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि टॉर्क इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है, और बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकती है। इसका मतलब है कि जिधर टॉर्क लगता है उधर ही बॉडी रोटेट करेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? वैसे बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, बिकॉज दिस टॉर्क ऑलवेज एक्ट either inward or outward, और body moves on either clockwise or anti-clockwise। तो अगर बॉडी का रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। तो ऐसा वेक्टर बेटा, ऐसा वेक्टर विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाथ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर है ना टॉर्क, वो अगर आप देखो तो बॉडी जैसे भी घूमे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो इसके सेंटर के थ्रू पास होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड।
तो ऐसा जो वेक्टर होता है जो एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है, ऐसे वेक्टर को बेटा हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। खैर ये जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बताया, आपको शायद ही कोई पूछे, बट एक्सियल वेक्टर कहलाता है। अब टॉर्क ऐसा वेक्टर नहीं है। इनफैक्ट ओमेगा विच इज योर एंगुलर वेलोसिटी, थीटा विच इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये सब एक्सियल वेक्टर है। मतलब बॉडी पार्टिकल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है, और ये जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड या आउटवर्ड होती है। तो दीज आर एक्सियल वेक्टर। एनीवेज, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया कि आर एफ साइन थीटा, वेयर साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आर क्रॉस ऑफ एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस ऑफ एफ। और टॉर्क को तीसरा तरीका कि आप इसको आर परपेंडिकुलर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और इसीलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो बाय फोर्स मल्टीप्लाइंग विथ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस क्वांटिटी को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसलिए है बिकॉज दिस फोर्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गई टॉर्क। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब देखिए, अब टॉर्क में फर्दर हम क्वेश्चन छोटे छोटे लेते हैं ताकि अपने को टॉर्क लिखना समझ में आ जाए। जैसे बच्चे, अगर मैंने बोला कि एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, एकदम आसान था। मैंने बोला था ये आपका पोजीशन वेक्टर है, लेट दैट पोजीशन वेक्टर बी 2 मीटर, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और आपने इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, यू अप्लाइड अ फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन मान लीजिए। तो आपसे मैंने पूछा सिंपली टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। मैं एक चीज बता दूं आपको, आपको शायद याद नहीं होगा, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5, कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही मैं बता देता हूँ, साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, कॉस 53 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, बताइए तो कोई क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क? सर वैल्यू होगी 12। वैल्यू आ रही है 12। यस सर। व्हाट डिड यू डू? सर फॉर्मूला में डाल दिया। एंड वैल्यू ऑफ एंगल कितना लिया आपने? सर क्या कितना लिया? एंगल, एंगल थीटा की वैल्यू। एक सेकेंड, आई थिंक सर, सॉरी सॉरी, मैंने आई थिंक ये गलत लिया। एक मिनट सर, ये 37 है तो एक सेकंड सर, एक मिनट में कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, सर 16 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? थीटा की वैल्यू क्या लिया आपने? सर क्योंकि 37 ये है तो जो मतलब इसका हम ड्रॉ करेंगे पूरा तो ऊपर 53 आ जाएगा ना एंगल। वेरी गुड, ऑफ तो कोर्स 53 आएगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब आप टॉर्क निकालते हो तो यू टेक द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स, और यहाँ जो एंगल गिवन है वो पोजीशन वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। तो ये तो हमें यस थोड़ी चाहिए, हमें तो फॉर्मूले में इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। भाई ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, तो ये एंगल चाहिए, और ये एंगल ये वाला है। ठीक है, दिस एंगल इज 53 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 53 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो। कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 53। साइन 53 इज नथिंग बट 4/5, तो 5 टू द 10 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी का एक थोड़ा सा अच्छा वर्जन कर लो कि अगर इंस्टेड ऑफ 1 इफ आई अप्लाई
more than one forces on a particle, ठीक है, और मैं सबका सारे फोर्सेस का टॉर्क एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट चाहता हूँ। ये मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, लेट दिस एंगल बी 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू √2 मीटर। आपको मैंने बोला कि ये फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज ऑफ लेट से 10 न्यूटन। इसी तरह से एक दूसरा पार्टिकल नहीं, एक दूसरा फोर्स इसी पॉइंट के अबाउट मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर 2 मीटर, और ये ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ये फोर्स की वैल्यू फिर से 10 न्यूटन, और ये वाला एंगल इज 53 डिग्री। There is one more force like this. The position vector of this force is 4 meter, and the force that we have applied on the particle is, let's say, कुछ भी मान लो यार, 8 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एंगल मान लो, let this angle be equal to 53 डिग्री। ये 37 53 में जनरली इसलिए लेता हूँ, ये फिजिक्स वाले लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें रूट वूट का चक्कर नहीं होता। अब आते हैं एक और फोर्स पे, मान लो ये फिर से 10 न्यूटन मान लो, ये वाला पोजीशन वेक्टर मान लो फिर से 2 मीटर मान लो, और ये वाला एंगल मान लो कुछ 37 यूज कर दिया, 53 यूज कर दिया, चलो कुछ भी मान लो, फिर से मान लो 37, ठीक है। अंशिका, सॉरी अंशिका कह रहा हूँ, गौरिका, यस ये फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इन सारे फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बताना है, सारे फोर्सेस का। एक बात आप समझे, डोंट गेट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन कि तुमने क्या कर दिया था। एक छोटी सी बात आप समझिए पहले तो, कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट्स डायरेक्शन इज अ मस्ट। ये देखो, टॉर्क की डायरेक्शन अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना है। तो सर किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव मानेंगे, इट्स योर चॉइस। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव मान सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। आप क्लॉक जो टॉर्क इनवर्ड होगा उसको पॉजिटिव मानोगे तो आउटवर्ड को निगेटिव मान लेना, और अगर इनवर्ड को निगेटिव मानोगे तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लेना। ये आपका चॉइस है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यू कैन टेक एनी साइन कन्वेंशन ऑफ योर चॉइस, बट द पॉइंट इज कि एक को अगर पॉजिटिव लेना है तो दूसरे को निगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो खैर, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो वन बाई वन टॉर्क लिखना शुरू करते हैं। लेट अस राइट द टॉर्क, मिलकर करते हैं। तो टॉर्क लिखते हैं, ठीक है बेटा, तो टॉर्क लिखते हैं। तो लेट अस राइट द वैल्यूज ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहला फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 न्यूटन वाला। तो अगर मैं ये फोर्स कंसीडर करता हूँ तो टॉर्क क्या लिखूंगा, तो अनडाउटेडली दिस एंगल इज 45। तो सिंपली ये तो टॉर्क बहुत आसानी से लिख दूंगा, 10 इंटू इट्स पोजिशन वेक्टर का लेंथ, एंड cos 40 sin 45 इज अगेन 1/√2। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, और इसको, ये फिंगर्स अगर ऐसे रखा जाएगा तो इस फिंगर को फिर आप इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो आपका थंब देखिए, थंब विल बी इनटू द स्क्रीन, मतलब इनवर्ड आ रहा होगा, देखिए यस सर, इनवर्ड इनवर्ड आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि इनवर्ड को आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो मान लो कि अगर मैंने इनवर्ड को नेगेटिव ले लिया तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। तो अगर इनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया तो आउटवर्ड को आई शुड टेक इट एज पॉजिटिव। अब दूसरे वाले पे आते हैं, ये 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, ये 37 है, ठीक है, मुझे ये एंगल चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 37 इज 3/5, ठीक है, साइन 37 इज 3/5। एंड व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क। तो आप देखो, आप आर की डायरेक्शन में फिंगर रखो, एफ की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो देखो आपका थंब बाहर आ रहा है या नहीं, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है या नहीं, देखो सर, आउट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हम प्लस ले लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे। तो अगेन दिस इज 37, so this angle will be equal to 53 degree because I need the angle between force and the position vector. So this is 53। तो इसमें हम लिखेंगे 10 multiplied by 2 into sin of 53। sin 53 is nothing but 4/5। और इसका अगर टॉर्क लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर और क्रॉस है, किधर आया डायरेक्शन बेटा गौरिका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, इन विच डायरेक्शन योर थंब इज पॉइंटिंग। सर, इन। वेरी गुड, it would go inward, very good। तो इसको नेगेटिव मान लीजिए। एंड द लास्ट वन इज this one which is 8 is the force, 4 into angle is already this, so into 4/5, and the direction of this
आई थिंक इट विल बी आउटवर्ड। ठीक है बेटा, Yes. हो गया, टॉर्क आगे लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है, बट दिस इज हाउ वी विल राइट द टॉर्क। इफ देयर इज मोर देन वन फोर्स, so due to more than one forces, torque will be written as the sum of all the torque with their proper sign। और साइन कौन सा मानना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स योर चॉइस। आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान। डन, कैन आई इरेज? Yes, sir. ठीक है। अब बेटा ये तो टॉर्क की बात हो गई। अब फर्दर कुछ और, ये तो बेसिक सा पॉइंट डिस्कस किया हमने टॉर्क का। अभी टॉर्क एक बार हम और डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये अभी हमने पार्टिकल के लिए डिफाइन किया, बट दिस कैन बी यूज्ड इफ वी ट्रीट बॉडी एज अ पार्टिकल। है, तो अब कुछ और बातें समझते हैं सर। दो और चीजें हमें समझनी है, और वो दो चीजें क्या क्या है इस बात को समझ। एक है सर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, और दूसरा है कपल ऑफ फोर्स। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, देखो बेटा, आपने इक्विलिब्रियम पहले भी सुना होगा, एंड यू मे हैव हर्ड दिस टर्म इक्विलिब्रियम इन चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई डोंट नो वेदर आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बट उसमें भी इक्विलिब्रियम वर्ड आता है। पहले तो आप इस बात को समझो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो, तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, जानो ऐसे समझो। इक्विलिब्रियम जब हम बात करते हैं तो दो तरह की इक्विलिब्रियम होती है। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी, अनदर वन इज कॉल्ड एज रोटेटरी। अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटे? तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया और ये फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, सच दैट दे कैंसल आउट, सच दैट नेट फोर्स ऑन द बॉडी एट एनी टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो इस बॉडी को हम कहेंगे कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब वो जरूरी नहीं कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो। अगर फोर्सेस का सम along x axis is also zero, along y axis is also zero, तो उस केस में बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। समझ आ रही बात? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि इधर से मैंने 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी मैंने 10 न्यूटन लगाया, ठीक है, इधर से मैंने 20 न्यूटन लगा दिया और इधर से मैंने 20 न्यूटन लगा दिया, तो बेटे मेरे क्या इस बॉडी पे कोई नेट फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी Nice. नेट फोर्स? नहीं सर। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। और एक बात याद रखो, बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बॉडी रेस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। मतलब एट द सेम टाइम बॉडी अगर रेस्ट वाली है तो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, और मोशन में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल। द ओनली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कि इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब है कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का सम जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन कुछ भी हो सकता है, बट बॉडी के इक्विलिब्रियम का यही मतलब। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात। इसी तरह से बेटा रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हमने कहा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होगा। तो इसी तरह से अगर मैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसका मतलब होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट इज इक्वल टू जीरो, तो बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। और बॉडी चाहे तो मोशन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होगा कि टाउ नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। अब टॉर्क नेट बॉडी पे कब जीरो होगा? तो अब बेटा हमें एक बात मालूम है, इस आइडिया को हम और फर्दर अगर थोड़ा आगे बात करें तो हमें एक छोटी सी चीज मालूम है कि देखो किसी भी बॉडी पे या तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगता है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क कब जीरो होगा? व्हेन क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम विल बी इक्वल टू जीरो, तो इन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका मतलब है कि अनडाउटेडली द डायरेक्शन हैज टू बी टेकन ऑपोजिट, तभी तो सम जीरो होगा। तो अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को आप निगेटिव ले लो। तो बेसिक मतलब क्या है इक्विलिब्रियम का? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो। क्लियर हो गई बात? अब एक छोटी सी बात और समझिए कि बेटा जब हम टॉर्क डिफाइन करते हैं तो वी टेक द टॉर्क अबाउट सम पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक बार फिर से वीडियो ऑन करके ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो सकता है, देखो अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ, ये सुनना मेरी बात, ये आपको दिख रहा है ये पेंसिल, यहाँ से मैंने पकड़ के इसको ऐसे घुमा रखा है, तो दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेटा क्या मैं इसी पॉइंट के अबाउट घुमा सकता हूँ या किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा सकता हूँ? तो ऑब्वियसली आई कैन मेक दिस पेंसिल रोटेट अबाउट एनी पॉइंट। मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दूं इसके, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। कन्विंस? अगर मैं बिल्कुल एंड के अबाउट रोटेट करा दूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। दिस विल बी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई सा भी हो सकता है, बॉडी किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बॉडी किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है तो ये टॉर्क का जो सम सर आपने बोला जीरो लेना है, वो किस एक्सिस के अबाउट लेना है? अबाउट विच एक्सिस शुड वी टेक दिस टॉर्क टू बी इक्वल टू जीरो? तो इस बात को याद रखो कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका जो टॉर्क जीरो होगा वो किसी भी एक्सिस के अबाउट आप देखिए तो टॉर्क हैज टू बी इक्वल टू जीरो। मतलब टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज टू बी जीरो फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस नहीं, कोई भी एक्सिस लें तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा बेटा? जीरो होगा। इस पॉइंट को आप कहीं पर लिख लें कि इन इक्विलिब्रियम या इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी जीरो। किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो टॉर्क होगा हमारा वो जीरो होगा। कोई सा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, टॉर्क है जीरो। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. ठीक, एक और छोटी सी चीज समझो फिर इससे इक्विलिब्रियम के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट उससे पहले एक और चीज समझते हैं, इसका नाम है कपल ऑफ फोर्स। सिंपली हम कपल भी कह रहे होते हैं, कपल ऑफ फोर्स इज द एक्चुअल टर्म, कपल भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब कपल ऑफ फोर्स की बात करता हूँ। देखो बेटा कपल का क्या मतलब है? तो कपल का बेसिक मतलब ये होता है कि देखो अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, कोई सी भी बॉडी हो सकती है, इस पर हमने दो फोर्सेस लगाए, इस तरह से लगाए सच दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट विथ द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है वो हाइपोथेटिकल लाइन जिसके अलाउंग फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब आप अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हो तो आप समझो कि ये उसके अलाउंग एक लाइन ले लो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ये वाले फोर्स के अलाउंग एक लाइन ले लो तो दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन, राइट। तो कोई भी दो फोर्सेस अगर किसी भी बॉडी पे लग रहे हैं सच दैट कि द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, तो सच पेयर ऑफ फोर्स आर सेट टू फॉर्म अ कपल। इसी को हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। अब कपल की खास बात क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कपल? तो याद रखिए कि अगर कपल ऑफ फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, किसी बॉडी पे, तो एफ नेट की वैल्यू तो सर जीरो है ना, क्योंकि एफ एंड एफ इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट फोर्स, अगर मैं नेट फोर्स पूछूं तो नेट फोर्स मेरे बच्चे जीरो है या नहीं? Sir, zero है. नेट फोर्स तो जीरो है। बट व्हाट अबाउट द टॉर्क? चलो टॉर्क देखते हैं। मान लो कि मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूँ और मान लो कि मैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को कुछ मान लेता हूँ d1 और मान लो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को मैं आई एम अज्यूमिंग एज d2 और ये पूरा सेपरेशन इज d। ठीक है, अब मुझे वन बाय वन चीजों को देखते हैं। सर इस f का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ टॉर्क होगा, एंड व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन? तो सर हमने सर ने बताया कि सर टॉर्क का मतलब है कि फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, या तो एंगल के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जहां पर ये फोर्स लग रहा है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इनका परपेंडिकुलर का लेंथ d2 है या नहीं है बेटा? देखो ध्यान से, मतलब दिस लाइन which is taken from this axis of rotation on this line of action of force is perpendicular to the force or not? आपने बोला था ना कि टॉर्क को हम फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। हाँ सर, तो वो perpendicular तो है.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को हम दोनों तरीके से लिख सकते थे, आइदर यू राइट इट एज f into d2 क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई f into d2 बिकॉज ये ही पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, f into d2 into sin 90, एक ही बात है सर, जैसे भी लिखी। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क देखूं, f का टॉर्क इस वाले f का, तो दिस टॉर्क विल बी सिंपली इक्वल टू f d2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इसको आप पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट करिए, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, तो इस टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी। So out. नहीं, आर, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो आर की डायरेक्शन में फिंगर प्लेस करो और एफ की डायरेक्शन में कर्ल करो। हाँ सर, पर मतलब जैसे उसके अंदर ऊपर है या नीचे, मतलब फिगर के अंदर एफ किसकी जो बेटा, है, किसकी, फोर्स। हाँ, एफ की जो डायरेक्शन है वो नीचे है बेटा, नीचे, एरो देखो ऐसे बनाया मैंने, हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब है कि एफ इज एक्टिंग डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है, अब बताओ किधर आया टॉप की डायरेक्शन, आउटवर्ड या इनवर्ड। सर इन। इन, ऑफ कोर्स इट इज इनवर्ड। ठीक है, तो मान लो कि मैं इनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब आते हैं इस वाले फोर्स पे, इसका भी पोजीशन वेक्टर देखो, इसका पोजीशन वेक्टर d1 है बच्चे, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ d1, और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, एरो ऊपर है तो डायरेक्शन अपवर्ड है, तो एरो ऊपर तो डायरेक्शन अपवर्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया सा, एरो ऊपर डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये फोर्स है और ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए, फोर्स ऐसे और ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आर है, ये एफ है, ये तो होगा, ये जो d1 है दैट विल बी r, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो r क्रॉस है। इसमें भी अगर आप देखें तो क्या आपको नहीं लग रहा टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है। हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टॉर्क, एक नेट टॉर्क लग रहा है ना, टाउ नेट विल बी ऑब्वियसली नथिंग बट टाउ नेट इज इक्वल टू एफ d1 प्लस ऑफ d2, मतलब जो भी है उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, बेसिक पॉइंट ये है कि इसको अगर हम लिखें f इंटू d1 प्लस ऑफ d2, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू fd, मतलब एक नेट टॉर्क लग रहा है, ऑल्दो द नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉन जीरो। इसका मतलब कपल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी किसी भी बॉडी पे कपल ऑफ फोर्स एक्ट करता है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो बट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज नॉन जीरो। क्लियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कपल। क्लियर, यस अब सर। इसमें और भी एक खास बात समझाता हूँ। ये तो एक बात समझ में आ गई कि भाई कपल ऑफ फोर्स लगेगा तो बॉडी रोटेट तो करेगी बट ट्रांसलेट नहीं करेगी। ठीक है, मतलब बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो होगी बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, जब कपल ऑफ फोर्स लगेगी। अच्छा, कपल ऑफ फोर्स की एक और खास बात सुनो बेटा, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे माना था और उसके अबाउट टॉर्क लिखा। अब मैं यही सिचुएशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी सिचुएशन को फिर से रिपीट करता हूँ। ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने यहां ले लिया, दिस आई एम टेकिंग एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन डी। क्लियर है बच्चे। अब अगर हम बात करें टॉर्क की, तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अगर बेटा मेरा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विच इज एग्जैक्टली पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मेरा पॉइंट याद रखना कि इफ अ फोर्स passes through the axis of rotation, then obviously its perpendicular distance from the axis of rotation will be zero or not. अगर कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि इफ वो एनीथिंग इज पासिंग टू, हाँ, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है, तो अगर वो वहीं से पास हो रहा है तो उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा हो उसका टॉर्क जीरो होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा तो टॉर्क जीरो होगा। तो क्या, तो टाउ नेट, यहाँ पर देखो इस वाले का टॉर्क जीरो हो गया, प्लस इस वाले का टॉर्क तो होगा, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये पूरा है,
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दिस विल बी रिटन एज एफडी और नॉट। तो टाउनेंस की वैल्यू देखो तो एफडी आ गई। देखो इस केस में मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, बट टॉर्क में कोई चेंज देखो सर सेम है। सेम है। ऐसा हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ कपल के केस में होता है कि अगर आप कपल के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन को इफ विल चेंज, देन आल्सो द टॉर्क विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, बाकी केसेस में अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को बेटे चेंज कर दोगे तो टॉर्क ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ कपल, आप कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, इन द केस ऑफ कपल यू टेक एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज सेम। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कपल। क्लियर हो गई बात बेटा? हाँ, अब दो बातों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क हमेशा जीरो होगा अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर इफ देयर इज अ कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे अगर कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में आप किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, दैट विल बी सेम। आई होप आपने ये दोनों पॉइंट अपने लिए लिख लिया होगा। यस इफ सर, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू जीरो। एंड इफ कपल ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, तो टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ये दो खास बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी और बात समझते हैं, एक और चीज समझते हैं। देखो, एक बात तो आपको दिख गई कि व्हेन देयर इज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, देयर इज नो रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ ले, इज इट नेसेसरी ऑलवेज दैट इफ देयर इज अ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो रोटेटरी इक्विलिब्रियम? क्या ये जरूरी है कि अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होगा तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, या वाइस वर्सा? ऐसा जरूरी है क्या? तो आप मेरी बात सुनिएगा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में कोई एक भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मतलब है सर, क्या बोलना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ये एक पार्टिकल है, इस पे मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया और दूसरा फोर्स ऐसे लगाया, ये भी फोर्स एफ है और ये भी फोर्स एफ है। पहली बात तो बेटा ये बता, क्या ये कपल है? इज इट अ कपल ऑफ फोर्स? गौरिका, इज दिस कपल ऑफ फोर्स? सर अभी आपने एक बार जो बोला फिर से रिपीट कर सकते हैं, मेरा थोड़ा कनेक्शन बीच में अनस्टेबल हो गया ठीक है, था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर कोई एक इक्विलिब्रियम है, मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम है, तो ट्रांसलेटरी होगा ही, इट इज नॉट नेसेसरी। और अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो रोटेटरी होगा ही या जीरो ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। या दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ भी हो सकते हैं, कोई एक जीरो भी हो सकता है। मतलब एक अगर इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है तो दूसरा इक्विलिब्रियम भी वहां पर हो, ये जरूरी नहीं। इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, it may or may not be in rotatory equilibrium. Similarly, if a body is in rotatory equilibrium, it may or may not be in translatory equilibrium and vice versa. क्लियर है? ये बोला मैंने। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि ये बॉडी है, इस पे आपने दो फोर्सेस लगाए बेटा, है ना? ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, तो क्या दिस विल बी कंसीडर्ड एज कपल ऑफ फोर्स और नॉट? यस सर। नो सर। कपल क्यों? ऑफ फोर्स पे से याद करो, मैंने आपसे बोला कि कपल ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्सेस शुड बी इक्वल ऑपोजिट विथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ओके सर। बट यहाँ लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। मतलब अगर आप इस वाले के लिए भी लाइन एक्सटेंड कर दें, कुछ अपने हाइपोथेटिकल एक लाइन ले लें अलोंग द फोर्स, और इस वाले के लिए भी अलोंग द फोर्स लाइन ले लें, तो दे आर ऑन द सेम लाइन, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कपल ऑफ फोर्स, राइट? अच्छा, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं नेट फोर्स पूछूं तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। चलो मैं आसानी के लिए मैं इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूँ, और मैं आपसे, मेरे बच्चे मेरे प्यारे, मैं आपसे नेट टॉर्क पूछूं, तो आपको नहीं लगता कि नेट टॉर्क विल ऑल्सो बी जीरो? बिकॉज अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो both of the forces are passing through the same axis of rotation or not? यस सर। तो टॉर्क भी जीरो हो गया और नेट फोर्स भी जीरो है। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल वेयर यू हैव बोथ द इक्विलिब्रियम टुगेदर। यहाँ पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेटरी भी है। ठीक, अच्छा,
दूसरा एक एग्जांपल आप देख चुके हो जहां पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो है बट देयर इज नो रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ये आप देख चुके हो कि अगर ये फोर्स बी एफ है, ये फोर्स बी एफ है, तो इस केस में एफ नेट तो जीरो आया था, अभी आपने देखा था, बट टाउ नेट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पर अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो रोटेटरी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने इस पे एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स ऐसे लगाया, ये फोर्स एफ है और इसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2d। मान लीजिए ये फोर्स 2f है और इसके बीच का जो सेपरेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो d, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा मेरा मुझे टॉर्क लिखवाइए, तो यहाँ पर टाउ नेट, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन माना, बोर हो गई क्या आप? नहीं सर। समझ आ रही है तो हाँ हाँ, क्या करिए, ये बोर हो गई? नहीं नहीं हुई सर, वो समझ आ रहा अच्छा है। चलिए, इसको हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं 2fd, और इसकी अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो दिस डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, और इस वाले टॉर्क को हम लिख सकते हैं f मल्टीप्लाइड बाई 2d। इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर है और फोर्स ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। तो एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। अगर आप नेट टॉर्क देखो तो नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं बेटा? 2fd माइनस ऑफ 2fd ही तो हो रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो है। ठीक है, ये आपको मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है। बट अगर मैं आपसे एफ नेट पूछूं तो क्या ये जीरो है? नहीं, इट इज नॉन जीरो। नेट फोर्स जीरो तो नहीं है ना, नेट फोर्स एफ प्लस ऑफ 2f इज 3f, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये वो एग्जांपल है जहां पर आपका नेट टॉर्क जीरो है बट नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब है बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम बट इट इज नॉट इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम होगा तो दूसरा होगा ही, इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। हो सकता है ट्रांसलेटरी हो तो वहां रोटेटरी नहीं हो सकता है वहां रोटेटरी हो तो ट्रांसलेटरी नहीं हो सकता है कि दोनों ही नहीं हो, नाइदर ट्रांसलेटरी नॉर रोटेटरी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी नहीं हो और रोटेटरी भी नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ गए होगे शायद आप, तो पूरी कहानी समझ गए, पूरी स्टोरी क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब होगा बेसिकली, यहाँ पर हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होगा कि इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क अगर जीरो बोला गया या बॉडी इक्विलिब्रियम में बोली गई है, तो नेट टॉर्क कैन बी जीरो अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप देखेंगे तो आपका जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो होगा। ठीक है, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा लगा साहब, अरे साहब। अब देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज के लिए बता दूं। मान लो बेटे मैंने आपसे बोला कि इट्स अ रॉड ऑफ लेंथ 10, और आपसे ये बोला गया कि दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट, दिस इज अनदर सपोर्ट ऑन विच द रॉड इज केप्ट। ये मान लीजिए बेटे यहाँ से ये 1 मीटर है, ये वाला भी 1 मीटर है। मतलब आप इमेजिन करो कि दिस रॉड हैज बीन केप्ट ऑन 2 सपोर्ट्स। तो बच्चे, और मान लो कि मास ऑफ द रॉड, मास इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 4 किलोग्राम। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, these 2 support will exert a normal reaction on the rod or not? सोच के देखो, आपकी कभी भी कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में होती है तो देयर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज, राइट बेटा? यस सर। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं n कहता हूं तो इसको मैं n डैश ले रहा हूं। दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल, सो आई एम टेकिंग 2 डिफरेंट वैल्यूज। अगर ये इक्वल होगा तो इक्वल आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए आपका जब भी सरफेस बदल जाए, व्हेन द सरफेस चेंजेस, टेक द नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट। मतलब यहाँ पर ये सरफेस अलग है तो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने n माना है, दूसरा वाला सपोर्ट अलग हो गया तो इसलिए इसके नॉर्मल रिएक्शन को मैंने n डैश माना है। दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल, आई डोंट नो। तो इसीलिए हम तो कुछ अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता सकती हैं आप कि अगर ये रॉड है तो इसका mg इफेक्ट कहाँ पे लग रहा होगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे द होल ऑफ द वेट वुड बी एक्टिंग फॉर दिस रॉड? सर सेंटर ऑफ मास पे तो। बहुत प्यारा भाई, सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्टली लग रहा होगा। तो दिस इज 40, और ये सेंटर ऑफ मास का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो 5 होगा,
तो ये वाली जो डिस्टेंसेस होंगी दिस विल बी 4 मीटर, यहाँ से भी जो ये डिस्टेंस होगी दिस विल बी 4 मीटर। अब मैंने आपको क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों एक साथ ही कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला है कि रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज, क्वेश्चन है रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड नॉर्मल reactions on the rod due to two supports। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों सपोर्ट का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों सपोर्ट कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ये आपको निकालना है। तो अब देखो जब वर्ड सिर्फ इक्विलिब्रियम बोले क्वेश्चन में, तो आपको दोनों इक्विलिब्रियम अज्यूम करना है। तो फिर आपको ट्रांसलेटरी भी अज्यूम करना है और आपको रोटेटरी भी अज्यूम करना है। यू हैव टू कंसीडर बोथ द इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, ठीक है, सही। यस सर। ठीक, अब आपको एक बात मालूम है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमसे कहा गया इक्विलिब्रियम, तो फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हम ये कह सकते हैं कि n प्लस ऑफ n डैश इज इक्वल टू 40। ये हमारी एक इक्वेशन है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब जो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं और जो फोर्स नीचे लग रहा है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो n प्लस ऑफ n डैश शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। n प्लस n डैश इज इक्वल टू 40। सर 0 का मतलब ये हुआ कि n प्लस n डैश माइनस ऑफ 40 शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब n प्लस n डैश इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बेटा, रोटेटरी। वेरी गुड। अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0। अब नेट टॉर्क 0 का मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अपने टॉर्क लिखेंगे, तो वो एक्सिस कहाँ होगी, तो वो आपका जहां मन करे वहां ले लीजिए। बिकॉज मैंने आपसे बोला कि इफ अ बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तो नेट टॉर्क विल बी 0 अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई सा भी हो, नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग दिस हैज टू बी माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरा मन हुआ मैं इसको ले रहा हूँ, आपका जो मन करे वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, तो 40 वाले का टॉर्क कितना होगा, व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन। ये जो mg लग रहा है उसका टॉर्क कितना होगा, पार्डन। सर एक और बार पूछेंगे क्वेश्चन, मतलब आपने क्या पूछा एक बार। अच्छा मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यस सर। तो मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन अज्यूम कर लिया। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन, ये वाला जो फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड में mg, व्हाट विल हाँ बी द टॉर्क ऑफ दैट, सर, इस mg का टॉर्क। वो परपेंडिकुलर है, मतलब उसका परपेंडिकुलर पे बेटा ही। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड mg इज एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटे। यस सर। what will be its torque, सर 0। very good, so the torque due to this mg will be 0, right। और इस वाले का n वाले का टॉर्क अगर आप देखेंगे तो n मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस व्हिच इज 4 मीटर, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया 4n। इसकी एक डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, है ना, इसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो टॉर्क इज इनवर्ड। अब आप पे डिपेंड करता है वो इनवर्ड को आप पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, दैट्स योर चॉइस। तो मान लो कि मैंने इनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो अब आते हैं दूसरे वाले पे। इस वाले का टॉर्क कितना होगा एन डैश का, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है या नहीं बच्चे। इस वाले का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है बेटा। यस सर, तो 4n डैश। 4 एन डैश, व्हाट विल बी डायरेक्शन बच्चे, आउटवर्ड और इनवर्ड, सर इनवर्ड। थिंक केयरफुली। ये आर है सर और वॉइस ये थोड़ी 4। क्रैक हो रही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सर। ये आर है और ये एफ है। अब बताओ, आउटवर्ड। आउटवर्ड होगी ना, हम्म। आर प्लस एफ।
तो इसको प्लस कर लो, तो दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। Yes, sir. इसका मतलब 4n डैश इज इक्वल टू 4n, 4 से 4 कैंसिल, मतलब एक तो हमें पता चल गया कि n डैश n के बराबर है, ठीक है। अब ये अगर इक्वल आ गया तो इस रिजल्ट को यहाँ पर यूज कर लो, तो आप कह सकते हो कि n प्लस ऑफ n डैश को 2n डैश इज इक्वल टू 40, तो n डैश की वैल्यू कितनी आ गई 20, और जो वैल्यू n डैश की है वही वैल्यू n की है, ठीक है। ये इक्वल आ गया, हर जगह ये इक्वल होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो इसलिए आप ऐसे केसेस में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस बदल जाए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग माने। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे आगे, बट जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा तो आपको दो काम करना है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेनी है और रोटेटरी की लेनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसलेटरी की लेनी है और रोटेटरी की लेनी है। ट्रांसलेटरी का मतलब हो गया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, और रोटेटरी का मतलब हो गया कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अभी ये